Hello guys, again I am here to discuss another topic relating to the GST. Today I will take up a topic meaning of the supply. Okay, we have discussed in the last class taxable event under the GST. Taxable event under the GST, only one taxable event, that is the supply. In the old indirect tax regime, there was a different indirect tax, or according to indirect tax, there was a different taxable event. For example, sale, manufacture, process, profession of services, so etc. These are the example of the taxable events according to the old indirect tax regime. लेकिन आफ्टर कमिंग द जीएसटी, जो ये कन्फ्यूज़न थे, जो डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेबल इवेंट्स थे, इनको क्या किया गया, रिमूव किया गया और इनकी जगह पे सिर्फ एक वर्ड को लाया, वो था सप्लाई. ओनली सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सप्लाई? सी है सप्लाई अंडर सेक्शन 7 जो है वो सप्लाई की बात करता है. मतलब कि जीएसटी में आने के लिए सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो थम है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो क्या होनी चाहिए, सप्लाई के अंदर कवर होनी चाहिए. हमारी जो ट्रांजैक्शन है, जो हमने डील करी है बिजनेस में, वो किस में आनी चाहिए, वो सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर कवर आनी होनी चाहिए. अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर आई, उसके बाद ही उस पर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. ओके, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सप्लाई के अंदर आना चाहिए. देन हम वी आर लाइबल टू पे द जीएसटी अंडर द जीएसटी एक्ट. ओके, लेकिन सप्लाई क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है अंडर द जीएसटी एक्ट. ओके, तो टुडे आई विल लर्न मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सप्लाई. ओके, व्हेन वी विल से कि दैट इज द ट्रांजेक्शन, that is a transaction will be covered under the supply definition. Okay, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज ए जो सप्लाई की डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट है. सबसे पहले तो सप्लाई में क्या लिखा है, इंक्लूड्स. तो अगेन हेयर इंक्लूड्स मीन्स इट इज नॉट ए एग्जॉस्ट लिस्ट. अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट अगर किसी ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करना चाहती है सप्लाई की डेफिनेशन में, तो वो भी क्या होगा, सप्लाई के अंदर कवर होगा. इंक्लूड्स मतलब गवर्नमेंट ने जो अपना जो स्कोप है वो भी ओपन रखा है, मतलब जब चाहे वो इसके अंदर एडिशन कर सकती है. अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है मार्केट के अंदर और जो सप्लाई को हिट नहीं करेगी, तो हम जीएसटी पे नहीं करेंगे उस पर. तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का लॉस होगा. अगर कोई ट्रांजैक्शन मतलब मार्केट में फ्रिक्वेंटली हिट हो रही है, तो गवर्नमेंट के पास राइट है कि उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर इंक्लूड कर सकता है और उसे जीएसटी के अंदर कवर कर सकता है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, इंक्लूड्स मतलब गवर्नमेंट हैव अ राइट टू इंक्लूड एनी अदर टर्म्स या पॉइंट्स रिगार्डिंग द सप्लाई इन द फ्यूचर. तो इंक्लूड्स क्लियर हो गया. अब आता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज ए. वो कहता है सप्लाई मतलब सप्लाई शुड बी गुड्स या सर्विस या बोथ. मतलब सप्लाई को टेस्ट करने के लिए कि मतलब जो हमने ट्रांजैक्शन की है, मतलब दिस इज अ सप्लाई या नॉट. सबसे पहले हमें क्या थंब रूल टेस्ट करना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन हमने करी है, जो हमने सेल आउट करा है, क्या मतलब इट इज अ कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स या सर्विस या बोथ. मतलब क्या वो गुड्स है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी है, क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होती है या सर्विस टैक्स की डेफिनेशन में कवर होती है, या दोनों है उसके अंदर. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, गुड्स भी होती है और सर्विसेज होती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बोथ को. तो फर्स्ट हमें क्या टेस्ट करना है कि ये गुड्स सर्विस या बोथ के डेफिनेशन के अंदर कवर है या नहीं है. तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या कवर होता है, सर्विस की डेफिनेशन में कौन कौन से मतलब कि सर्विसेज इंक्लूड होती है. इन शॉर्ट अगेन आई एम हियर ओके टू डिस्कस. ओके, तो सबसे पहले गुड्स हमें पता है ऑल काइंड्स ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टीज,
यहाँ पर क्या आउटसाइड करा गया गुड्स की डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मनी, अगर कोई गेस्ट हमारे घर पर आता है, हमें कुछ मनी दे के जाता है या कहीं हमसे हमें किसी ने मनी दी, तो वो क्या, वो कंसिडरेशन नहीं है, मतलब कि वो किसी मतलब कि समथिंग के लिए नहीं दी गई है, मतलब ओनली फॉर उनका मन करा और हमें पैसे पकड़ा दिए, तो वो मनी की फॉर्म में, ना कि वो गुड्स की फॉर्म में। सिक्योरिटी, शेयर और डिवेंचर, बॉन्ड्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिक्योरिटीज। तो ये 3 चीज़ है जो आउट ऑफ द गुड्स एंड आउट ऑफ द जीएसटी रखी गई। गुड्स नहीं है तो जीएसटी नहीं है, ओके। लेकिन एक्शनेबल क्लेम को इसके अंदर रखा गया है। और कोई भी पार्ट जो लैंड से फिक्स है, मतलब अगर ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, एनी अदर थिंग्स, लेकिन जब हम उसे सेल आउट करते हैं तो सेपरेट करके सेल आउट करते हैं, ग्रास है, क्रॉप्स है, कट करके सेल आउट करते हैं, तो इट इज़ अ मूवेबल, मतलब वी कैन मूव, मतलब दीज आइटम्स कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द गुड्स के, ओके। तो यहाँ ये था गुड्स की डेफिनेशन। अल्टीमेटली देखा जाए तो मूवेबल प्रॉपर्टीज, चाहे वेदर इट इज़ इंटेंजिबल या नॉन इंटेंजिबल, बोथ काइंड ऑफ द प्रॉपर्टीज हेयर इट इज़ इंक्लूडेड, ओके। तो यानी कि गुड्स की डेफिनेशन क्लियर है। अब नाउ वी हैव टू टेक अप द सर्विस डेफिनेशन। सर्विस मतलब अदर देन गुड्स, मतलब अगर वो गुड्स नहीं है तो डेफिनेटली वो सर्विस में कवर होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर भी रखे गए हैं। मनी और सिक्योरिटीज अगेन हेयर आउट ऑफ द सर्विस टैक्स डेफिनेशन। तो अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो मनी है, सिक्योरिटीज है, इमोल प्रॉपर्टीज है, इट आउट फ्रॉम द जीएसटी, ना वो गुड्स है ना सर्विस है, तो क्या है आउटसाइड फ्रॉम द जीएसटी, तो वो मतलब जीएसटी के अंदर कवर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी मनी का यूज़ करके कोई सर्विस टेकअप की गई है, मतलब अगर रेस्टोरेंट गए, वहाँ पर क्या किया हमने, मनी दी और क्या क्या है, मतलब कि मतलब फूड को वहाँ पे, फूड को क्या किया, मतलब खाना हमने वहाँ पे खाया, तो हमने सर्विस टेकअप की है। कुछ पैसे देकर कुछ सर्विस लेना भी क्या होता है, सर्विस की डेफिनेशन होता है। अगर हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराते हैं, लेकिन उसके लिए हम सेपरेट कंसिडरेशन देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कवर अंडर द सर्विस, ओके। तो गुड्स या सर्विस या बोथ, फर्स्ट पहले अगर हमें सप्लाई के बारे में सोचना कि इट इज़ अ ट्रांजेक्शन, मतलब कि क्या इट इज़ अ ट्रांजेक्शन कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सप्लाई, तो फर्स्टली हमें क्या सोचना होगा, वेदर इट इज़ अ गुड या सर्विस या बोथ, मतलब अगर वो गुड्स या सर्विस या बोथ के अंदर कवर है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप में और क्या मतलब कि कंडीशन है जो वी नीड टू फुलफिल फॉर द पर्पस ऑफ द सप्लाई, ओके। तो फर्स्ट क्या था, गुड्स सर्विस बोथ शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ द सप्लाई। अब नेक्स्ट आता है सप्लाई कैसे होनी चाहिए। अब ये तो क्लियर है कि गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। अब ये है कि सप्लाई किस फॉर्म में होनी चाहिए। तो जो सप्लाई है वो सेल की फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रांसफर की फॉर्म में भी हो सकता है, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल, मतलब दीज आर द फॉर्म ऑफ द सप्लाई। मतलब अगर इस फॉर्म में हमने गुड्स को सेल आउट किया है, सर्विस को रेंडर किया है, तो वो सेकंड स्टेप है कि ये भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा सप्लाई की डेफिनेशन को कवर करने के लिए। तो अब हम एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इस पॉइंट से एक्चुअली मतलब क्या है। सेल मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि अगर तो सेल का मतलब क्या, अगर ए शॉपकीपर है, उसने क्या किया, पेन दिया बी को, पेन दिया बी को, मतलब बी क्या है, बी क्या है, बायर है। ए ने बी को पेन दिया, ठीक है, और बी ने इसको क्या दिया पेन के बदले में, सपोज करो 100 रुपीज दिए, 100 रुपीज दिए। अब ए ने बी को पेन दे दिया, अब बी पेन किसका हुआ, पेन हुआ बी का, तो इसका राइट, ए का राइट खत्म हो गया इस पे से। तो ये सिंपल जो ट्रांजैक्शन है वो होती है सेल, इसको बोलते हैं सेल, इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं सेल। अब आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर से मतलब होता है ट्रांसफर, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करना, मतलब ऑनरशिप या टाइटल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, सपोज करो ABC लिमिटेड है, ठीक है, उसने क्या किया कि अपना स्टॉक, जो इसका स्टॉक था वो अपनी उसके पास 3-4 ब्रांचेस हैं, तो अपनी एक फैक्ट्री लेआउट से उठाकर दूसरे फैक्ट्री लेआउट में सेल आउट मतलब ट्रांसफर कर दिया।
किस पर्पस के लिए, कि वहां से वो बिकेगा, यहाँ नहीं बिक पा रहा था, वहां उसकी डिमांड है, तो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री से ट्रांसफर कर दिया। तो लेकिन सेल नहीं हुई अभी तक, सिर्फ उसने ट्रांसफर किया। एक्चुअली वो सेल कहाँ से होगी, जहाँ से उसने ट्रांसफर किया वहां से। तो एबीसी कंपनी है जिसके पास स्टॉक पड़ा, उसने क्या किया कि ए गोदाम से ए फैक्ट्री से बी फैक्ट्री में क्या किया, स्टॉक ट्रांसफर किया। अब वो जो सेल आउट होगा वो बी से होगा, बी फैक्ट्री से सेल आउट होगा, सेल आउट होगा बी फैक्ट्री से, तो वहां पर वो सेल बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर, जहां पर टाइटल डीड ऑनरशिप ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी की वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कवर अंडर द ट्रांसफर। तो नॉट येट टू बी सेल। ओके, थर्ड मीनिंग आता है बाटर। बाटर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बाटर मतलब मनी का एक्सचेंज होकर गुड्स का एक्सचेंज करना। एक गुड्स हमने दी, उसके बदले में दूसरी गुड्स ली, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सचेंज। बाटर कहते हैं इसे। मतलब मनी की फॉर्म में ना लेकर किसकी फॉर्म में लिया है हमने, गुड्स की फॉर्म में लिया है। फॉर एग्जाम्पल बाटर का मतलब, चल सपोज करो ए ने, ए क्या है, ए एक डॉक्टर है, ए पर्सन एक डॉक्टर है, उसने क्या किया, अपनी बी पर्सन क्या है, बार्बर है जो हेयर कट करता है। ए ने बी को क्या किया, वो मेडिकल सर्विस ही दे सकता है क्योंकि वो डॉक्टर है, उसने मेडिकल सर्विस दी। बी ने ए को क्या दिया, वो बार्बर है तो हेयर कट करेगा, इसने इसको हेयर कट किया। मतलब ए ने बी को मेडिकल सर्विस दी, बी ने ए को हेयर कट दिया। यहाँ पर क्या हुआ, मनी का एक्सचेंज नहीं हुआ, किस चीज का एक्सचेंज हुआ, सर्विस का एक्सचेंज हुआ। इसने मेडिकल दिया सर्विस, इसने हेयर कट दिया। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ द बार्टर। अदर देन मनी, अदर देन मनी इन फॉर्म ऑफ द कंसिडरेशन, दैट इज कवर अंडर द बार्टर डेफिनेशन। अब एक्सचेंज, बार्टर और एक्सचेंज दोनों सेम है, दोनों ही मतलब गुड्स को, मतलब कि गुड्स को एक मतलब गुड्स लेना गुड्स देना होता है। लेकिन एक्सचेंज में सिर्फ एक स्लाइड सा डिफरेंस है, वो है कि वो गुड्स तो देता ही है, साथ में वो मनी भी देता है। जबकि बार्टर में क्या होता है, मनी तो वहाँ इन्वॉल्व ही नहीं है, गुड्स दिया गुड्स लिया, सर्विस दी सर्विस ली। लेकिन जो कि एक्सचेंज है वहाँ पर क्या है, गुड्स दिया, गुड्स भी ले सकता पार्ट में मनी भी ले सकता, मनी इज ऑल्सो एग्जिस्ट हियर। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए है, ए ने क्या किया, बी के पास गया कार परचेज करने के लिए। ये क्या है, डीलर है जो कार बेचता है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन है। ये बी के पास गया कि मुझे कार खरीदनी है, तो उसने कहा कार है 5 लाख रुपए की। वो कहता है ठीक है, तो मुझे मेरे पास एक पुरानी कार पड़ी जो मुझे आपको देनी है। जो इसने पुरानी ओल्ड कार दी, वो दी, उसकी जो वैल्यू थी एट प्रेजेंट वो थी 2 लाख रुपए। तो 3 लाख 5, नई कार तो 5 लाख की आ रही है, तो 3 लाख उसे क्या देना पड़ेगा, मनी में कंसिडरेशन देना पड़ेगा, मनी में देना पड़ेगा उसे। मतलब ए ने बी से अगर कार ली तो उसने अपनी पुरानी कार दी, 2 लाख रुपए की थी, और फिर उसके बाद बैलेंस अमाउंट के लिए उसने मनी में पे ऑफ किया। तो यानी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सचेंज। मतलब दोनों चीजें एग्जिस्ट होती है, गुड्स भी एग्जिस्ट होती है, सर्विस भी हो सकती है उसकी जगह पे, और मनी तो है ही। मनी शुड बी मस्ट अंडर द ट्रांजेक्शन ऑफ द एक्सचेंज। लाइसेंस, लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस मतलब कि अगर एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, अगर वो अपना लाइसेंस किसी दूसरे पर्सन को देता है बिजनेस करने के लिए, तो इट इज अ कॉल्ड ऑफ लाइसेंस। मतलब सपोज करो अगर किसी ने मेडिकल लाइन में डिप्लोमा किया है, ठीक है, नर्सिंग का जो होता है, उसके बाद तो उसके बाद क्या होता है कि वो मेडिकल जो शॉप्स थी वो खोल सकता है मेडिकल की। लेकिन अगर वो खुद नहीं खोलता तो किसी पर्सन को वो अपना लाइसेंस दे देता है, और वो उसकी बिहाफ पे क्या करता है कि वो खुद ओपन कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक तरह लाइसेंस, मतलब लाइसेंस खुद के पास तरीके उसे करने, एक बिजनेस करने के लिए जो उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग कवर था बिजनेस, वो उसने दूसरा सेकंड पर्सन को दिया, और सेकंड पर्सन ने क्या किया, उसका यूज़ करके अपना बिजनेस ओपन किया। दैट इज अ लाइसेंस। फिर आता रेंटल। रेंटल तो आई थिंक कॉमन है, वी नो अंडरस्टैंड वेरी वेल कि मतलब व्हेन वी विल से रेंटल, ओके। रेंटल मतलब सपोज करो एक ए और बी, ये लैंडलॉर्ड है, ये है टेनेंट,
ये टेनेंट है, इसने क्या, ए लैंडलॉर्ड है, इसने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर गया बी को जो कि टेनेंट है, उनके बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट लीगल भी होता है, मोर देन हम 11 महीने से ज़्यादा प्रॉपर्टी हम लेट आउट करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि हम उससे एक एग्रीमेंट बनवाते हैं, लीगल एग्रीमेंट। तो उसके तो एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है और लीगल भी नहीं हो सकता है, वेदर देयर इज लीगल या नॉट। ओके, ए ने बी को अगर सर्विस देता है तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है ये इस तरह से क्या कहते हैं, उसे रेंटल कहते हैं। दिस इज मतलब कवर अंडर द रेंटल डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आता है लीज। लीज मतलब एक लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज के बीच में, चाहे वो मतलब कि गुड्स का हो सकता है लीगल एग्रीमेंट, या सर्विस का हो सकता है, या दोनों ही क्लब हो सकते हैं उसके अंदर। लीज मतलब कि अगर हमने सपोज फॉर एग्जांपल में सुना होगा कि जो सोसाइटीज़ बनी हुई है, जो मतलब कि जो लैंड दी हुई है नोएडा में फॉर एग्जांपल देख लो, वो लीज पर दी 99 ईयर्स के लिए लीज पर दी हुई है, तो उनका 100% राइट नहीं है उसका, 99 ईयर्स के लिए दी गई एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, और लीगल होता है ये अरेंजमेंट, लीगल एग्रीमेंट्स बना होता है। ओके, तो यहाँ वी कैन से इट इज़ अ लीज। डिस्पोजल को अलग से हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो भी यही ना, जो ये हमने सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, इनके अंदर ही कवर होता है। सेल, डिस्पोजल मतलब सेल करना, मतलब कि अवे करना, मतलब खुद से अलग करना, खुद से अलग करना, दूसरों को देना, ठीक है, ये होता है डिस्पोजल का मतलब। तो मतलब कि अगर सबसे पहले गुड्स, सर्विस या दोनों होना चाहिए। सेकंड हमें देखना चाहिए सप्लाई किस फॉर्म में है, जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। ओके, अब आता है थर्ड पॉइंट, सप्लाई की डेफिनेशन के लिए जो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है वो है कंसीडरेशन। मतलब देयर शुड बी अ कंसीडरेशन फॉर एनी ट्रांजेक्शन। अगर शुड बी अ कंसीडरेशन, तो वी कैन से देयर एग्जिस्ट अ सप्लाई। ओके, तो मतलब कंसीडरेशन इन द लास्ट क्लास ऑलरेडी आई हैव डिस्कस मीनिंग ऑफ द कंसीडरेशन इन ब्रीफ, आई विल डिस्कस अगेन हियर। ओके, कंसीडरेशन मतलब या तो पेमेंट में हो सकता है, मतलब पेमेंट मतलब कंसीडरेशन तो मनी में या समथिंग अदर देन मनी, वी कैन से हियर बार्टर। तो या फिर मॉनेटरी ऑफ द एक्ट, मतलब कोई काम करने के लिए अगर हमने पैसा दिया है, फॉरबिडेंस ना करने के लिए अगर पैसा दिया, इट इज़ ऑल्सो कवर अंडर द कंसीडरेशन। बाय रेसिपिएंट दे सकता है, उसके बिहाफ पे 3rd भी दे सकता है। और यहाँ पर क्या है, डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं किया जाता कंसीडरेशन अनटिल अनलेस इट इज़ यूज्ड फॉर द सप्लाई के लिए। जब तक हमने उसे सप्लाई के लिए यूज़ नहीं किया, तब तक इट इज़ नॉट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ द consideration. We cannot assume कि it is a consideration until unless it is used for the said supply. ओके, और इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पशन है वो है कि अगर गवर्नमेंट सामने से आती है और हमारे बिजनेस की हेल्प के लिए हमें सब्सिडी देती है, इट इज़ ऑल्सो नॉट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। ओके, तो सप्लाई के आने के लिए हमें सबसे थंब रूल क्या है, गुड सर्विस या बोथ सप्लाई की फॉर्म में होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए हो सकता है, फर्दरनेस हो सकता है, मतलब वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बिजनेस के बारे में कि A to I पॉइंट है, जिसके अंदर हमें बताया गया कि वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम डेफिनेटली कवर हो जाएंगे बिजनेस के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल था सेल था, ट्रेड था, कॉमर्स था, प्रोफेशन था, एडवेंचर था, वेजर था, एंड अदर मेजर एक्टिविटीज़ फॉर बिजनेस के लिए, या एनी अदर एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटेड है से मतलब ट्रेड से, कॉमर्स से, इनसे अगर रिलेटेड है तो इट इज़ कवर अंडर द फर्दरनेस। उसके फर्दरनेस में हमने एग्जांपल भी दिया था, अगर बिजनेस करने के लिए ट्रक्स लेना है, इंटरेस्टेड करने के लिए, इट इज़ ऑल्सो कवर अंडर द हेयर। ओके, तो मतलब कि वो बिजनेस की डेफिनेशन में भी आना चाहिए। तो मतलब कि सप्लाई, अगर सप्लाई क्या सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज A को अगर हमें मतलब पॉइंट आउट करना है तो हमें 4 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले गुड्स, सर्विस या बोथ होना चाहिए, वो एक स्पेसिफाइड फॉर्म में होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें एक ट्रांजेक्शन के अंदर कवर है तो यानी कि वो जो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज A उसको वो क्या करता है, कवर करता है, और उसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई। ओके, तो आज जो मैंने डिस्कस किया सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस किया, सबसेक्शन 1 और क्लॉज A, क्योंकि सप्लाई की इन डिटेल बहुत मतलब कि मीनिंग है, तो हम स्टेप बाय स्टेप
डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आपको पसंद जरूर आया होगा डेफिनेटली, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।